नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड में आज के एपिसोड में आपसे डायरेक्ट बात करने जा रहा हूं यूजीसी के बारे में। पूरे देश में इस पर बवाल मचा हुआ है और इन कानूनों को, इन रेगुलेशंस को लेकर के अब चाहे वो राइट विंग हो, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर्स हों, सब के सब एक ही स्वर में बोल रहे हैं, इन कानूनों को, इन रेगुलेशंस को रोल बैक करो। आज के एपिसोड में इसको अंत तक देखिएगा। मैं ना केवल विस्तार में बताऊंगा किस तरह से ये जो यूजीसी के रेगुलेशंस हैं ये एक डिजास्टर हैं, बल्कि मैं एक और बहुत बड़ा मुद्दा आपसे पूरे गहरे अंदाज में पीछे तक जाकर, इतिहास में जाकर डिस्कस करना चाहता हूं। और वो ये है कि किस तरह से जनरल कैटेगरी एक्चुअली ऑप्रेस्ड बन गई है भारत देश में। किस तरह से जनरल कैटेगरी को एक तरह से हमेशा दबाया गया है और उनको कास्ट के नाम पर किस तरह से हमेशा एक गिल्ट ट्रिप करके हर चीज से वंचित रखा गया है। सबसे पहले मैं यूजीसी नियम की बात करता हूं। आपको याद होगा एक कांग्रेस पार्टी एक लाने वाली थी बिल, कम्युनल वायलेंस बिल। कम्युनल वायलेंस बिल में एक तरह से मान लिया गया था, ये तो 2014 में जीते नहीं तो ये एक हकीकत होती, मान लिया गया था कि अगर कोई भी कम्युनल इंसिडेंट हो तो उसका जो कसूरवार है वो हिंदू ही है, विक्टिम हमेशा मुस्लिम ही होगा, क्योंकि भाई हिंदू तादाद में ज्यादा है। ये नियम बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी और हमने उनको वोट आउट किया। हमने कहा इनकी कोई जगह नहीं बनती है, बहुत अच्छी बात है। पर देखिए जरा, कुछ सालों बाद वही कम्युनल वायलेंस बिल हट करके अब जाति पे एक ऐसा बिल आया है, एक ऐसे रेगुलेशंस आए हैं जिस पे मोदी जी का कहना है और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का कहना है, फाड़ में गया जनरल कास्ट। अरे तुम कहां जाओगे भाई, तुम तो झक मार के हमें वोट दोगे। 2024 में 53% वोट, 19 में 53% वोट, तुमने तो झक मार के हमें वोट देना है। तो इससे अच्छा तुम्हारे लिए हम क्यों कुछ करें, तुम भी कसूरवार हो। ठीक कम्युनल वायलेंस बिल के तर्ज पे आज यूजीसी की नई गाइडलाइन एक तरह से पहले ही फैसला कर लेती हैं कि कसूरवार तो जनरल कैटेगरी का होगा, शोषित तो एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग ही हैं। और इसका मिसयूज होगा कि नहीं होगा, बड़े मासूम मन के ये मंत्री वगैरह कह रहे हैं, अरे धर्मेंद्र प्रधान हम इसका मिसयूज कभी नहीं होने देंगे। जिस डाली पर आप बैठे थे आज आपने उसी डाली को काटने का काम किया है इस सरकार ने। इस पे जरा हल्का सा पहले हम लोग जानते हैं कि इस बिल में मुख्य तौर पे क्या है, और इस पे सिर्फ हम ही नहीं, बीजेपी के एमपी तक रिजाइन कर रहे हैं। सुनिए जरा। उसका कुछ लोग दबी जुबान से विरोध भी कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि जो सबके हित के अंदर हो, उसको हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस पर स्पष्टीकरण देकर लोग चीजों को आगे बढ़े उससे पहले कि इसके क्या कारण है चेंज करने के। बीजेपी के एमपी हैं ये, ना केवल यहां तक रुका, बीजेपी के जो लीडर हैं जगदीश पचौड़ी, जो पहले एक जमाने में डिप्टी चेयरमैन थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने रक्त में एक लेटर लिखा है और कहा है इसको रोल बैक करिए। और पढ़ते हैं हम क्या क्या हो रहा है इस समय, पर इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का कहना है कि अरे कहां जाओगे। पूर्व राज्यसभा एमपी और बीजेपी लीडर संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि इससे जस्टिस नहीं आएगा, इसका मिसयूज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसके ऊपर, और तो और परमहंस आचार्य जी ने, अयोध्या के जगत गुरु, उन्होंने एक आमरण अनशन तक की बात कह दी है और कहा है अगर ये नहीं हटा तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। इसका ऑलरेडी मिसयूज किस हद तक हो चुका है, जरा सुनिए एक वाक्य जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुआ। सुनिएगा जरा, होश उड़ जाएंगे आपके। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, एससी, एसटी, ओबीसी एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। अभी ये आया है भर, कुछ दिन पहले जनवरी में नोटिफाई हुआ है
और अभी से हमने ऐसे वाकया देखने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी कई कानून ऐसे हैं जो लाए जाते हैं बड़ी उस मंशा से कि अरे शोषित और वंचित के लिए कुछ करेंगे, पर उसका किस कदर मिसयूज होता है। अब हम जरा समझते हैं ये एक्चुअली एक्ट है क्या। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस एक्ट के तहत, मैं अब इस एक्ट को पढ़ रहा हूं शब्दशः, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि पहले ही मान लिया कि डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC ही के वर्ग के खिलाफ हो सकता है। कितनी बार हमने ऐसा देखा है कि किसी को कहा जाता है पोंगा पंडित। कितनी बार हमने JNU में देखा है कि दीवारों पे लिखा होता है ब्राह्मण्स गो बैक। क्या ये भूल गए? ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं। हमने तो ये तक सुना हुआ है, EV रामास्वामी जो तमिलनाडु में होता था, उसके बायोग्राफर ने जैसे लिखा कि उसने कहा अगर एक सांप और ब्राह्मण को देखो तो पहले ब्राह्मण को मारो, सांप को नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा विषैला होता है। इन सब में इनको भेदभाव, जातीय भेदभाव नहीं दिखता क्या? या पंडित या ब्राह्मण या ठाकुर या केवल अपर जात जिसको ये लोग कहते हैं, जनरल कैटेगरी, केवल वही हर समय हत्यारा होता है, वही शोषित करने वाला होता है। ये मान लिया है इन्होंने पहले ही इस कानून के अंदर। आगे चलते हैं इसके अंदर। इसके तहत इन्होंने कहा है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा। मतलब कैंपस के अंदर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा और एक इक्विटी स्क्वाड होगा। मतलब ये कैंपस बनाना चाहते हैं या एक विजिलेंटे बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं। उसमें एक स्क्वाड में लोग होंगे जो जाके पड़ताल करेंगे कि भाई कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, कुछ आपके साथ तो नहीं हो रहा। यहां तक भी अभी आपने हजम ही किया होगा कि पता लगता है ना इक्विटी स्क्वाड और ना इक्विटी कमिटी जिसके ऊपर कंप्लेन दी जाएगी, उनमें जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति नहीं होगा। क्या बात है! कैसा इक्विटी कमिटी है ये जिसपे जनरल कैटेगरी की आवाज ही नहीं है। तो इक्विटी स्क्वाड घूमेगी, क्लास जाएगी, बात करेगी, तो हंसी मजाक और उसका तो अब स्कोप ही नहीं रह गया भाई। बातचीत में भी अब स्कोप नहीं रह गया। जहां किसी को लगा मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं शामिल किया, मुझे इसने सामने नहीं बिठाया, मुझे इसने साथ नहीं किया, मैंने जाके इक्विटी स्क्वाड से कह दिया, इस पे कंप्लेन हो जाएगी और मान लिया जाएगा कि ये गुनहगार है, क्योंकि भाई ये तो जनरल कैटेगरी का, ये तो अपर जात का है, इसमें तो ब्राह्मणवाद भरा हुआ है। तो ये है नया रेगुलेशन। और एक्शन कितनी तेज होगा? 24 घंटे में इस पे एक इंक्वायरी होगी, 7 दिन में इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी और एक्शन तो ऐसे ऐसे हैं, रस्टिगेशन से लेके सस्पेंशन से और पूरी जिंदगी तबाह होने तक। ये है नए कानून जो भाजपा की सरकार, धर्मेंद्र प्रधान जिसके एजुकेशन मिनिस्टर है और नरेंद्र मोदी जी जिसके प्रधानमंत्री है, ये उन्होंने जनरल कैटेगरी को दिया है 54% वोट पाने के पश्चात। मुबारक है। और चलते हैं इसमें। अभी तो ये कहानी बस शुरू हुई है। अभी इसके बाद सबसे खराब बात है, अभी तक एक प्रावधान होता था और यूजीसी के ये जो नियम है इससे कम नियम होते थे 2012 के। उसमें होता था कि अगर एक कोई झूठी शिकायत पाई गई आपके खिलाफ तो उस पर जुर्माना होगा, एक्शन होगा, ताकि कोई तो लिहाज होना भाई झूठी कंप्लेन करने से पहले। अब इसमें वो भी हटा दिया। मतलब खुल्लम खुल्ला कंप्लेन करो। पहले से ही माना गया है कि जो जनरल कैटेगरी का है वो कसूरवार है, उनकी ना रिप्रेजेंटेशन होगी इक्विटी स्क्वाड में ना इक्विटी कमिटी में, दे दनादन इनका फ्यूचर बर्बाद करो। खुली छूट दे रखी है। इसके बाद इनके जितने बेशरम नेता हैं वो आते हैं। निशिकांत दुबे आया। निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं जरा सुनिए, इनकी पूरी बाइट भी है। वैसे तो मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास रखिए, यूजीसी नोटिफिकेशन की सभी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा, संविधान के आर्टिकल 14-15 के अनुसार किया जाएगा। 10% हमने ईडब्ल्यूएस भी तो दे रखा था और सारे जो जज हैं हमारे देश के 75 से 80% तो अपर जात के हैं। मतलब ये जो अंबेडकरिज्म का जो कीड़ा था वो इनको भी काट गया। निशिकांत दुबे को अंबेडकराइट वाली बात कर दी। इसमें भी इन्होंने जाति ढूंढनी स्टार्ट कर दी। जज की जाति ये होती है, इसकी ये होती है। और हम कैसे भाई आश्वस्त रहें? तुमने सारी चीजें हमसे छीन ली, उसके बाद तुम हमें ये एक लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो कि आश्वस्त रहो, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये अपनी जेब में रखो निशिकांत दुबे। आगे सुनते हैं इनका क्या कहना है। ये असल में जो गाइडलाइंस है ये आई कहां से? सोचिए, जिसकी बुनियाद ही एक झूठ से हो वो क्या देगा आगे चल करके। रोहित वेमुला याद है आपको, जिसको लेकर के सब ओवैसी, केजरीवाल सब ने वो कर दिया था पूरा कि अरे ये तो एक दलित ने आत्महत्या कर ली, ये तो बुरा हो रहा है, मनुवादी सरकार है। वो रोहित वेमुला का केस फर्जी था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तेलंगाना पुलिस कह रही है। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि वो एससी था ही नहीं, झूठ था, डिप्रेशन में था, इसलिए उसने सुसाइड किया था।
उसको लेकर के इन्होंने कितना बड़ा एक नैरेटिव स्पिन कर दिया, यहां से लेके बीबीसी से लेके CNN तक। उस रोहित वेमुला की माता जी ने एक PIL डाली थी कि भाई और स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए कैंपस के ऊपर। सोचिए, एक झूठ से शुरुआत हुई इसकी। सबसे पहली तो बात, उनकी इस पिटीशन का भाई संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बहुत छुप रहे हैं। निशिकांत दुबे, धर्मेंद्र प्रधान, ये जितने भाजपाई हैं सब उसकी आड़ में छुप रहे हैं। मैं जरा इनको भी एक्सपोज करता हूं अभी। उसके बाद इनकी जो पिटीशन थी वो ये थी, वो इस बारे में तो थी ही नहीं कि और इसमें कानून में और घटिया प्रावधान जोड़ लो। वो ये था कि 2012 की जो UGC गाइडलाइन है उनको जरा ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ठीक है भाई, कहा गया इन पे इंप्लीमेंट करा जाएगा। इसके पश्चात क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पे कुछ करो। 2025 तक कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान ने फाइनली कहा भाई इस पे एक ड्राफ्ट बनाओ, आगे बढ़ाओ इसको। UGC ने एक ड्राफ्ट बना दिया, फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट भी बना दिया भाई इन्होंने। फरवरी 2025 की जो ड्राफ्ट थी उसमें ये सब प्रावधान बिल्कुल भी नहीं थे कि एक इक्विटी स्क्वाड में ऐसे होगा और जनरल कैटेगरी का नहीं होगा कोई, और फर्जी कंप्लेन पे कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद एक है इंदिरा जयसिंह, ये वही वोक लॉयर्स नहीं होते जिनके FCRA कैंसिल हुए हैं क्योंकि इन्होंने फर्जी पैसे ले रखे थे फॉरेन से। वही इंदिरा जयसिंह कोर्ट में खड़े होकर के कहती है कि भाई इक्विटी स्क्वाड होना चाहिए, ये होना चाहिए, 8-10 बातें करती है। और वो बिल्कुल क्लियर ब्राह्मणों के विरुद्ध, जिसे कहते हैं ना जहर उगलती है कि अरे ब्राह्मणों के पास बहुत पैसा है, इनकी क्या दिक्कत है, इनको ये होता है तो होए, ये सब कहकर हटती है इंदिरा जयसिंह। कोर्ट उसकी बातों को देता है और अचानक से जब जनवरी में फाइनल ड्राफ्ट आता है, फाइनल गजेट होकर नोटिफिकेशन हो जाती है, तो उसमें ये सारे प्रावधान हमें मिल जाते हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद जी जैसे हैं, दिग्विजय सिंह जैसे हैं, रविशंकर प्रसाद से पूछो क्या सो रहे थे इसके ऊपर, क्या किया आपने इस पे, उनसे सवाल पूछना चाहिए इसके ऊपर। कहते हैं हम लोगों ने सिटीजन से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपसे 2018 में कह दिया था कि ये SC/ST एक्ट जो होता है ये ड्रैकोनियन है, इसका मिसयूज हो रहा है और इस पे एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या हो गया था तब आपको? तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा दिया था और मोदी जी ने बड़े गर्व से कहा था कि देखो मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही को पलटा दिया। सुनाता हूं आपको भी मैं वो भी आपको सुनाता हूं कि कहां मोदी जी ने ये बात बड़े गर्व से कही है। सुनिएगा जरा मोदी जी कितने गर्व से इस बात का क्लेम और बखान कर रहे हैं। साथियों, इस सरकार में कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन को स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया है। वाह, ये हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में, और ये बहुत लोग भूल जाते हैं, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं आज, 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। और सख्त कर दिया। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग अलग अपराधों से बढ़ा करके हमने उसे 47 कर दिया। वाह वाह वाह। सोचिए जरा कि ये जो SC/ST कानून होता है, जिसमें कि अगर मैं बोलूं आपसे बात, तो SC/ST कानून 1989 में जो आया, उसके अंदर कन्विक्शन रेट हर साल करीब 8% 9% ऐसे होता है। 70 से 80% केस फर्जी पाए जाते हैं। लोगों के जीवन तबाह हो गए इसके अंदर। मैं एक उदाहरण अगर आपको दूं तो इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है विष्णु तिवारी जी। 20 साल जेल में काट दिए, इनके भाई, इनके माँ बाप सब मर गए। 20 साल बाद पता लगता है केस फर्जी था। एक दलित ने कह दिया कि इन्होंने मुझे जातिगत गाली दी और ये किया मेरे साथ, बाद में केस फर्जी पाया गया। ये कहते हैं मेरे 20 साल कोई लौटा सकता है? अब जब मैं आजाद हूं भी, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे भाई नहीं है। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुए FIR हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत खराब है, इस पे पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। मोदी जी ने पलटा दिया भाई सुप्रीम कोर्ट को। शाहबानो मोमेंट है ये इनका। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटा के बड़े गर्व से कहा कि पहले तो 22 ऑफेंस होते थे, अब तो हमने 47 और कठिन बना दिया इसको। ये है आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, ये है आपकी इज्जत इस सरकार को।
आपको, आप अगर फंसते हो फंसो भाई, और विष्णु तिवारी बनते हैं तो बने, इस सरकार को क्या फर्क पड़ता है, झक मार के आपने वोट तो हमें ही देना है भाई। राम मंदिर हम ही ने तो बनवाया ना भाई, हम ही तो खड़े हैं आपके लिए। अगर आर्टिकल 370 हटाया हमने, अभी बोला भी इनके एक नेता ने कि भाई हमने आपके लिए मंदिर बनवा दिया, ये करा दिया, अब बाकियों को देने दो, हमें बाकियों को रिजर्वेशन देने दो, सब्सिडी देने दो, मुफ्त की चीजें देने दो, आपके लिए हमने मंदिर बनवा दिया, उसी में खुश रहो भाई। ये है इस सरकार की वो। और क्या डिस्क्रिमिनेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ SC ST OBC के साथ होता है। और एक बात आपको बताऊं विचित्र, SC ST एक्ट में जो सबसे ज्यादा SC और ST पे शोषण हुआ, आपको जान के हैरानी होगी, 81% केस में OBC निकले, सोचिए जरा। और इस UGC के नियम में OBC को SC ST के साथ शोषित में जोड़ लिया गया। मतलब कि अगर कुछ नहीं तो अगर कोई SC ST भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं इसको, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। उनको कहना चाहिए सबसे ज्यादा जिसने हमारे पे शोषण किया उसको क्यों शोषित की कैटेगरी में रखा है भाई, हम भी इसके विरोध में उतरते हैं। ये होना चाहिए कायदे से इस कानून के साथ। और जरा सुनिए, ये जितने लोग हैं क्या क्या बोलते आए हैं हमेशा से, ये राजनीति कैसे, आज हमारा कोई नहीं है जनरल कैटेगरी में। ये मोदी जी थे, और राहुल गांधी की तो खैर बात ही अलग है, वो क्या क्या बोल चुके हैं जनरल कैटेगरी पे। मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया मिस इंडिया में कितने हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी और सुनिए। इस कमरे में दलित कितने हैं, सोचिए, देखिए ये मजा देखिए। इस कमरे में OBC कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। देखिए, नहीं वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति से जा जाके पूछना कि अरे तुम्हारी जात क्या है, तुम कौन सी जात के हो। अखिलेश यादव को सुनिए, छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो सुनिए जरा जलवा। तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ शर्म करो यार। सोचो सोचो, मिश्रा जी हो तो शर्म करो। राहुल गांधी कह रहा है कौन है तुम्हारा मालिक, कितने OBC इस कमरे में, कितने दलित मिस इंडिया में। ये ऑलरेडी माहौल है। और मोदी जी भी अब इनकी बातों में आके कह रहे हैं भाई मैं तुमसे बड़ा सरोकार मैं हूं दलितों का, मैंने और कठिन बना दिया SC ST एक्ट को। ये चल रहा है इनके बीच में। और जरा मगर पीछे जाएं, कैसे कैसे नारे होते थे, आपको याद आता है वो मायावती का दौर, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। कितना सुंदर है ना ये, इसमें तो जाति है ही नहीं कहीं पर भी, इसमें तो मरहम लगाया जा रहा है इनके तहत। और तो और लालू यादव के राज में आपको याद होगा कैसी बातें होती थी, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल में कौन कौन सी जातियां होती थी, क्या मुझे बताने की जरूरत है? ये इस तरह से इन्होंने एक तरह से अपर कास्ट को या जनरल कैटेगरी को, मैं तो जनरल कैटेगरी वर्ड प्रेफर करता हूं, उनको इन्होंने ऐसा विलन बना दिया कि आज वो कहीं के नहीं है। एक उनको सहारा था भाजपा का, भाजपा ने कहा मरो जाके, तुम भी तो हमारे ही लिए आओगे अंत में, और कहां जाओगे तुम। अब मैं यहां पर आपसे इसके इतिहास में जाना चाहूंगा, भाई आखिर कसूर क्या है? ये जो आता है ना अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी में कहूं, इनका कसूर है भाई। अब मैं बताता हूं इनका कसूर क्या है। इनका कसूर ये है कि अगर मैं टैक्स की बात करूं तो भाई ये अप्रोक्सीमेटली 80 से 85% ऑफ इनकम टैक्स देते हैं। स्टार्टअप्स की बात करूं 70 से 75% इनका स्टार्टअप्स में कंट्रीब्यूशन है, जो हेड्स कर रहे हैं, फाउंडर्स की अगर मैं बात करूं। अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस की बात करूं तो भाई कमीशन्ड ऑफिसर्स अगर मैं बोलूं लेफ्टिनेंट से जनरल तक प्रीडोमिनेंटली जो कि NDA CDS से भरे जाते हैं, उसमें मेजर जनरल कैटेगरी के लोग हमें मिलते हैं। तो यही इनका जुर्म है। हायर एजुकेशन की मैं बात करूं 56.2% ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। तो भाई इनकी दिक्कत तो है ही ना, ये इनसे नहीं बर्दाश्त होता। और देखिए कुछ लोग अब कैसी बातें कर रहे हैं इस कानून के आने के बाद। जरा सुनिए RJD की कंचना यादव का क्या कहना है, सुन के आप डर जाएंगे। इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% OBC SC ST बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में जहां गुरु फंसती हैं तो फंसे, और उन्हें हमें क्यों विश्वास दिलाना है भाई? उन्होंने खूब मलाई खाई है,
तो अब उनको सफर करना चाहिए। क्लियर कट विध्वंस की भावना है, क्योंकि भाई अगर खुद पे आ गई बात तो रिजर्वेशन के बाद भी कई जगह हैं जहां पर हमने नीट में भी देखा -40 था कट ऑफ हायर एजुकेशन के लिए, डॉक्टर के लिए था बाय द वे वो, मतलब कि अगर एग्जाम ना भी दिया होता तो बेहतर था, -40 कट ऑफ था। अब आप जाएंगे उससे इलाज कराने या कंचना यादव जाएगी उससे इलाज कराने, मैं इनकी बुद्धि और इनके विवेक पे छोड़ देता हूं। कितनी जगहों पे ऐसा है जरा पढ़िए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल गेट जनरल सीट इफ दे स्कोर मोर देन कट ऑफ मार्क्स, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कई ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं नीट में जैसे रहा। अब एक सवाल आता है कि क्या इनको वाकई ही पढ़ने नहीं दिया गया, क्या हुआ, इसकी सच्चाई क्या है, मैं जरा इस पे अब जाना चाहता हूं, बिकॉज ये सवाल बार बार आ रहा है आपसे। आज मैं एक शेयर करता हूं एक स्टैटिस्टिक जो आपको जान के बड़ी हैरत होगी। जब ये देश अंग्रेजों के अंडर परतंत्र था तो थॉमस मॉनरो नाम के एक व्यक्ति ने एक एजुकेशन सर्वे कराया। एक मद्रास सर्वे था, 1822 में हुआ ये, उस समय के भारतवर्ष में। सुनिए जरा उसमें से क्या निकला, और मैं कोट कर रहा हूं इस सर्वे के बारे में 1822 टू 1825, जिसको धर्मपाल हिस्टोरियन ने कोट किया अपनी किताब द ब्यूटीफुल ट्री में। मद्रास सर्वे में शूद्रास वर द majority in schools, 54% to sometimes even over 84% in schools, while Brahmins formed a much smaller share. In fact, वो हायर भी कहां थे, तेलुगु डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर थे। ये मद्रास एजुकेशन सर्वे है थॉमस मॉनरो का। सोचने वाली बात है। विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई 1784 में, उन्होंने कहा इससे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मैंने देखी नहीं है। मकॉले ने भी एक हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लेटर था उसमें ये बात क्लेम करी। इनफैक्ट जब एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई उसने कहा यहां का जो कल्चर है, वेद उपनिषद और यहां पे जो विरासत है, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, इसीलिए उसने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। तो देखिए जब अंग्रेज थे तो दो तरह के अंग्रेज थे वहां पर। एक थे जो बहुत फैसिनेटेड थे यहाँ की कला से और यहाँ की नॉलेज से, उनमें से कईयों ने यहाँ की ट्रांसलेशन करके पाइथागोरस थ्योरम और अलग अलग थ्योरम्स और अलग अलग चीजों को पेटेंट भी करवाया। एक ऐसे थे जिनके अंदर एक विध्वंस की भावना थी, जिनका कहना था हमें इनको निचला दिखाना होगा, इनको जात पात में बांटना होगा, अगर हम नहीं बांट पाए तो ये यूनाइटेड होकर खड़े हो जाएंगे, कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह होगा और हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। उसी में अगर मैं बोलूं, उसी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, इनका एक बड़ा डिस्टर्ब्ड चाइल्डहुड था, और ये जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए वैसे। इनके पिताजी से इनके बहुत ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, सब कुछ था। इन्होंने एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने कहा कि हिंदूज जो थे इनकी बड़ी लड़ाई रहती थी उन सबसे जो भारतवर्ष के बारे में अच्छा बोलते थे। इनसे इन्होंने कहा कि भारतवर्ष बहुत ही अनकल्चर्ड है, हिंदूज आर सैवेज, इनको तो तमीज ही नहीं है, इनमें तो कल्चर ही नहीं है। अब कोई इसको बताए जेम्स मिल को कि, और इन्होंने ही कास्ट सिस्टम की पहली बार वो बात करी कि कास्ट थी यहां पर। कास्ट वर्ड स्वयं एक पोर्चुगीज वर्ड है, उसका कहीं कोई लेना देना ही नहीं भारतवर्ष से। भारतवर्ष में जो शब्द होता था वो होता था वर्ण। वर्ण व्यवस्था जिसको कहा जाता है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो होता है कलर या ट्रेट, यानी फितरत एक तरह से कह सकते हैं। ट्रेट, इनहेरेंट, नॉट इनहेरिटेंस, इनहेरेंट ट्रेट्स जो होती हैं। और हमारे भगवत गीता में एक श्लोक है जो इसको पूरी तरह से समअप करता है। हमारे भगवत गीता में चैप्टर 4 वर्स नंबर 13 में लिखा है, चतुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। मतलब 4 वर्ण हैं जो गुण और कर्म के आधार पर विभाग करते हैं कार्य का। इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है? मतलब स्पष्ट था कि कुछ होंगे नॉलेज गिवर्स, जैसे कि जिसको हम ब्राह्मण्स कहते हैं, जिनका काम होगा तपस्या करना, नॉलेज देना। उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास लैंड्स नहीं होंगी। कुछ होंगे जो वॉरियर क्लास होगी, जो रूल भी करेगी, जो बॉर्डर्स पे भी जाकर लड़ेगी, प्रोटेक्शन भी देगी, वो होंगे क्षत्रिय। कुछ होंगे जो धन की उत्पत्ति करेंगे, ट्रेडर्स का काम करेंगे, उसमें वैश्य आ गए। और कुछ है जो लोगों को सर्व भी करेंगे। भाई आपको हर तरह के लोग चाहिए ना, नौकरी भी करेंगे। हम सब जितने सुन रहे हैं अगर इसमें जो नौकरी पेशा है वो सब शूद्र हैं। और ये सब फ्लेक्सिबल था।
कोई शूद्र ब्राह्मण भी बन सकता है नॉलेज के आधार पे, नॉलेज लेकर के। कोई शूद्र राजा तक बन सकता है। इसके इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी थे हमारे पास। सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स तो इस सबके हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि बोलते हैं वाल्मीकि को। वाल्मीकि जी क्या ब्राह्मण पैदा हुए थे? नहीं हुए थे, हमें पता है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, वेद कंपाइल करे, तो क्या वो एक उच्च जाति के थे? अगर मैं बोलूं उच्च नीच तो कुछ था ही नहीं था ऐसा। और कई शूद्र किंगडम्स तक हुई हैं उस टाइम पर। जैसे कि मैं नंदा डायनेस्टी की बात करूं 4th सेंचुरी में, महापद्मा नंदा हु एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर वाज ऑफ शूद्र ओरिजिन। काकतिया डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, वो खुद सेल्फ आइडेंटिफाई करते थे शूद्र। विजयनगर एम्पायर में कई लोग थे। तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं था, ये पूरा फ्लूइड था। इट वॉज ऑन द बेसिस, जैसे फिर कहा भगवद गीता में, गुण और कर्म के आधार पर था। आपके जो अंदर गुण हो और कर्म हो। खैर जेम्स मिल ने उस टाइम उसको इतना रिफ्यूट नहीं किया गया और उसने फैला दी चीज, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक तरह से हर जगह पहुंच गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, करिकुलम, हर जगह आ गई ये चीज। और जेम्स मिल के इस काम को आगे ले गया मकॉली। और मकॉली ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया और गुरुकुल, जो 7,32,000 गुरुकुल होते थे, उन पे ताला लगाया और अंग्रेजी को ले आया और हमें संस्कृत से काट दिया और हमारी जड़ों से काट दिया। ये एक तरह से एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति थी इनकी। और जेम्स मिल ने तो ये तक बोला, बिकॉज जेम्स मिल जहां से आता है उस समय यूरोप में कास्ट होता था, बिकॉज कास्टा वर्ड पोर्चुगीज है। तो वहां पर एक होती थी एरिस्टोक्रेसी, जो कि होते थे राजा महाराजा, और एक होती थी क्लर्जी, और बाकी होते थे कॉमनर्स, पीजेंट्स। इन्होंने उस चीज को इंप्लाई कर दिया भारतवर्ष के ऊपर, और इन्होंने लिखा बाय डिवीजन ऑफ पीपल इनटू कास्ट एंड प्रेजुडिसेस व्हिच डिस्टेबलाइजेस व्यूज ऑफ द ब्राह्मण्स रेस टू सेपरेट देम। इसने पूरा इस पर एक आर्टिकल लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, और ये फैलता गया। किसी ने इससे पूछा नहीं कि ये जो हमें अनसिविलाइज्ड और सैवेज बोल रहा था, यहां पे तो मतलब महिलाओं की भी परंपरा रही है, राज तक किया है महिलाओं ने, रानी चिन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई योद्धा भी रही हैं। तब उस जमाने में इंग्लैंड में विच क्राफ्ट ट्रायल्स होते थे। विचेस घोषित कर करके उनको बर्न तक कर दिया जाता था कुछ महिलाओं को, वोटिंग राइट्स तक नहीं थे। पर अनसिविलाइज्ड इसने हमें बोल दिया। सोचिए जरा कैसे हमारे साथ लोचा हुआ है उस टाइम पर। ये पूरी एक हिस्ट्री है इनकी। 1542 में कैसे स्टैट्यूट ऑफ हेनरी 11 से पहले तक चल रहा था, एक ऑफेंस बना बाद में। उससे पहले विच ट्रायल्स होते थे इंग्लैंड में। तो इस काम को आगे बढ़ाते गए, और फिर आए हर्बर्ट रिस्ले। हर्बर्ट रिस्ले ने तो एक कमाल कर दिया बिल्कुल। हर्बर्ट रिस्ले ने कहा हम पहली बार एक कास्ट सर्वे करेंगे, और अपने दिमाग से इन्होंने एक बनाया नेजल इंडेक्स, जिसमें मैक्स मुलर के आइडियाज लेकर आई है। मैक्स मुलर ने हमारे सारे टेक्स्ट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अंग्रेजी में अनुवाद किया, चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो मनुस्मृति हो, जिसको पढ़ करके अंबेडकर जी भड़क गए। अंबेडकर जी ने कभी संस्कृत में नहीं पढ़ी, मनुस्मृति ना आती, उन्होंने मैक्स मुलर का वर्जन पढ़ा संस्कृत में, इंग्लिश में। इस रिस्ले ने क्या किया, एक इंडेक्स बनाया, नेजल इंडेक्स, और कहा यह आर्यन द्रविडियन थ्योरी थी कि हम ही नहीं बाहर से आए हैं, यहां पर भी जो लोग हैं वो आर्यंस थे, यहां तो लोग द्रविडियंस थे। और एक फेक आर्यन द्रविडियन थ्योरी बना करके, शोषण की थ्योरी बना करके इसने दिखा दिया कि जो लोग फेयर स्किन्ड है, जो लोग गोरे हैं, वो बाहर से आए थे, इंडो यूरोपियन ही थे, वो हमारे जैसे थे। भाई इनको इतनी शर्म आने लग गई कि यहाँ इतने एडवांस्ड थ्योरम्स हैं, टिग्नोमेट्री है, टेम्पल्स हैं, हम अभी तक सैवेज हैं। इन्होंने अपने जैसा जोड़ने के लिए कहा ये भी बाहर से ही आए हुए हैं, यहाँ का कोई अपना तो है ही नहीं भारतवर्ष का। एक आइडेंटिटी खत्म करने की साजिश कर दी गई, और इसने पहली बार एक कास्ट सर्वे करके 3,000 कास्ट घोषित कर दी हिंदुओं की। और वो कास्ट बढ़ते बढ़ते आज 5,500 6,000 हो गई। मुझे एक किताब दिखा दो जिसमें कास्ट शब्द हो, मुझे एक किताब दिखा दो जहां 6,000 डिवीजन हो। अपने मन से इन्होंने बनाई, और लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने का एक मौका मिल गया इसके ऊपर। ये ऐसे शुरुआत हुई है इस चीज की। इसके बाद ये आग कभी रुकी नहीं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि क्या कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, हुआ होगा, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, पर मैं बता रहा हूं जो प्रमाणित है सारी चीजें। इसके पश्चात अंबेडकर जी पूरी अपनी बात बताते हैं कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मेरे साथ वो हुआ। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि क्या क्या हुआ उनके साथ। अंबेडकर जी की कई स्टेटमेंट्स हैं जहां वो कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ खड़े रहे एससी। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और मैं एक कोट कर रहा हूं, डॉक्टर बाबा अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 10, पेज 496। Allow me to say, British have a moral responsibility towards the scheduled castes. He says,
India was conquered by an army of Indians and the Indians who formed the army were all untouchables. मतलब हमने ब्रिटिश का साथ दिया है भाई. British rule in India would have been impossible if the untouchables had not helped the British to conquer India. अंबेडकर जी वॉज वेरी वेरी क्लियर. अंबेडकर जी एक मसीहा बन के निकले कि भाई हमारे लोगों के साथ बुरा हो रहा है. एक कांस्टेंट चीज उन्होंने बोली, उनको भारत की आजादी से कम इस चीज से ज्यादा लेना देना था. आप अगर मेरी बात नहीं मानते, मैं आगे और इस पे बात कर सकता हूं, इस पे कभी डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा मैं. ये मैं कोट कर रहा हूं. अब अंबेडकर जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो ये ऑल इंडिया रेडियो पे थे और ब्रिटिशर्स को डिफेंड कर रहे थे. इनफैक्ट ये पूरी चीज कवर्ड है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में, जिसमें अंबेडकर जी बताते हैं, मैं थोड़ा पढ़ना भी चाहूंगा इसको. अंबेडकर डिक्लेयर्ड, if Indians were wanting a government which is democratic, which excludes autocracy, you cannot devise a better form of government than the one we have. He said, British में तो human rights हैं पूरी तरह, क्या दिक्कत है इस government में? The very fact that under this form of government, the viceroy had a veto distinguished it for the better. Ambedkar was broadcasting over radio on behalf of the British. In fact, he further goes on to say, I am against nationalism. If nationalism means the worship of the ancient past, then I am not for it. Labor cannot accept nationalism. He was all for labor rights. He was all for कि untouchables के साथ बुरा हुआ है. इस सब पे बात कर रहे थे अंबेडकर जी उस टाइम पर. अब जब अंबेडकर जी को कोट करते हैं लोग, तो कभी कभार ये नहीं कोट करते उनका इस्लाम पे क्या व्यू पॉइंट था. उनका इस्लाम पे होता था कि एक मुस्लिम कभी इस देश को अपना मानेगा ही नहीं. सुनिए क्या बोलते थे वो. द बेनिफिट्स ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड आर कन्फाइंड टू दोज विद इन द कॉर्पोरेशन. फॉर दोज आउटसाइड देयर इज नथिंग बट कंटेम्प्ट एंड एनिमिटी. पर ये कोई नहीं कोट करता इनका इस्लाम के बारे में क्या कहना था, मुस्लिम के बारे में क्या कहना था. अंबेडकर जी के हौसले जब बुलंद होते गए तो इन्होंने कहा मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर द दलित्स. फिर बात हो गई सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, दलित्स. सोचिए जरा क्या होता, भारत बचता ही ना. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हो गया हिंदू अपने कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, उस इलाके में केवल हिंदू ही कैंडिडेट जीतेगा, इस इलाके में मुस्लिम जीतेगा, इस इलाके में शेड्यूल कास्ट जीतेगा. और उनके इस चीज को मोहर लगा दी ब्रिटिशर्स ने. देखिए 1857 के बाद ब्रिटिशर्स बहुत डर गए थे. दो चीजें करी ब्रिटिशर्स ने उस टाइम. एक कांग्रेस पार्टी बनाई एओयूम के अंडर, जहां इन्होंने कहा हम कांग्रेस से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि फिर से लोग आर्म्स ना ले. कई डॉक्यूमेंटेशन है इस पे. एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी कांग्रेस, एक लॉलीपॉप पकड़ा दी भारत की जनता को. और एक इन्होंने कहा कि अगर जातियों में बंटता है तो बटे. अंबेडकर जी की बात को हाँ में हाँ कर दी इन्होंने कहा बिल्कुल सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. गांधी जी तब अनशन पे बैठे. गांधी जी अनशन पे बैठे, बातचीत हुई, बहुत आगे पीछे होने के बाद थैंक गॉड एक पूना पैक्ट साइन हो गया. पूना पैक्ट जो साइन हुआ उसमें यह हुआ कि सर्टेन सीट्स विल बी रिजर्व्ड, इलेक्टोरल सीट्स. सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हुआ, देश के दो हिस्से होने से बच गए. ये इन्होंने बचा लिया उस टाइम पर. अदरवाइज अंबेडकर जी वॉज ऑल सेट कि सेपरेट इलेक्टोरेट करो. क्या बचता फिर इस देश का, आप सोचिए जरा क्या मंशा थी उस टाइम पर. इसके बाद यहां पर चीज रुकी नहीं. अंबेडकर जी ने जब एक बार ये कर दिया, इसके बाद काका खेलकर कमेटी आई. लेकिन कास्ट का जहर अब घुल चुका था और एक वोट बैंक की राजनीति हमेशा के लिए अब सेट हो चुकी थी. पर एक बात माननी पड़ेगी, एक मैं कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन आएगा. उस टाइम पे इस रिजर्वेशन के ना फेवर में अगर कोई था तो वो नेहरू जी थे. मैं कोट कर रहा हूं जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 26 मई 1949 को इनकी स्पीच थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की डिबेट से मैं कोट कर रहा हूं. फ्रैंकली आई वुड लाइक द प्रपोजल टू गो फर्दर एंड पुट एन एंड टू सच रिजर्वेशंस as there still might remain. But again, speaking frankly, I realize that in the present state of affairs in India, that would not be a desirable thing to do. That is to say, in regards to the scheduled castes. So, he wanted कि इस समय ना हो. और तो और आपको जान के हैरत होगी कि 27 जून 1961 को नेहरू जी ने एक लेटर लिखा सीएम को. और इस लेटर को कौन कोट करता है आजकल बीजेपी वाले इसको कोट करते हैं कि देखो देखो नेहरू जी अगेंस्ट रिजर्वेशन के, हम हैं रिजर्वेशन के फेवर में. कैसे पासे पलटे हैं, सोचने वाली बात है. मैं जरा पढ़ रहा हूं 27 जून 1961 का ये नेहरू जी का लेटर. I dislike any kind of reservation, more particularly in services. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate citizens. I want my country to be a first-class country in everything. The moment we encourage the second rate, we are lost. नेहरू जी कॉल्ड देम एज सेकंड रेट सिटीजंस. और आज बीजेपी इसको कोट करती है, कहती है देखो देखो नेहरू जी अगेंस्ट थे रिजर्वेशन के. बहुत बढ़िया. इंदिरा गांधी ने बोला था ना जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे. बीपी मंडल अपनी मंडल कमीशन की रिपोर्ट देके बैठे हुए थे, इंदिरा गांधी ने नहीं इंप्लीमेंट करी.
और मैं दिखाऊं इसका एक उदाहरण। राजीव गांधी ने 6 सितंबर 1990 को पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था? द नेशनल गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी। इनके बेटे को कोई बुद्धि दे जो आजकल हर जगह जात 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 पूछता रहता है कि तुम्हारी क्या जात है, तुम किस जात के हो। कैसे पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है इन लोग की। राजीव गांधी सेड द नेशनल गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली डिफरेंशिएट्स बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास। इफ आवर गोल इज अ कास्टलेस सोसाइटी देन श्योरली एवरी स्टेप दैट वी मस्ट टेक मस्ट मूव अस टुवर्ड्स अ कास्टलेस सोसाइटी। एंड ही अपोज्ड कि ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन नहीं होनी चाहिए इंप्लीमेंट। ये था राजीव गांधी का। इसको इंप्लीमेंट किया वीपी सिंह ने बाद में। और दिखाऊं, अब ये अमित शाह जी की जो स्पीच है ये तो लेजेंडरी है, बिकॉज सबसे पहले काका केलकर कमेटी बनी थी 1954 में। नेहरू जी ने उसको ध्यान नहीं दिया बिकॉज वो चाहते नहीं थे। आज अमित शाह नेहरू जी को कह रहे हैं कि भाई आपने क्यों नहीं उस टाइम रिजर्वेशन किया। सुनिए जरा। आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, सुनिए। परंतु ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 1955 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना। मान्यवर, इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं। बुला दिया गया। वाह। क्यों? क्योंकि ओबीसी को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना। मान्यवर, कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है। सोचिए जरा। फिर इस पर कार्य। आज बीजेपी कह रही है कि नेहरू जी ने क्यों नहीं काका केलकर कमेटी की रिपोर्ट रखी, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं रखी। और यही बीजेपी थी जो मंडल कमंडल की राजनीति में, जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन डाली, रिपोर्ट लागू करी, तो इन्होंने सपोर्ट खींच लिया था वीपी सिंह से और कहा था हम हिंदुत्व के साथ खड़े हुए हैं। और आज कहते हैं अरे जब वीपी सिंह ने रिपोर्ट डाली थी तब तो हम थे इनके सहयोग में। क्या कितना पतन हुआ है बीजेपी का इस मामले पे। वोट लेने के लिए और जनरल कैटेगरी को लात मारने के लिए किस स्तर तक ये गिर गए हैं। इससे पहले इन्होंने लैटरल एंट्री स्क्रैप कर दी। ऐसा इन पे प्रभाव पड़ा है 2024 में। इनको लगा अरे यार हमें दलित वोट नहीं मिला, संविधान खतरे में है वाला कैंपेन चल गया। इन्होंने लैटरल एंट्री स्क्रैप कर दी। इन्होंने कास्ट सेंसस की बात मान ली। फिर तो इन्होंने SC/ST एक्ट को और तगड़ा बना दिया। और हमारे बर्बादी की दास्तां यहां तक पहुंच गई कि यूजीसी की गाइडलाइंस तक इश्यू हो गई। इस तरह से एक विक्टिम नैरेटिव बनाया गया और कास्ट में इस देश को बांट दिया और हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गई अपनी राजनीति के सहूलियत के अनुसार। अब एज जनरल कैटेगरी एनीवन हु इज लिस्टिंग, इस समय वो समय है कि बीजेपी को यह बता दिया जाए कि आपको हमने अगर वोट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि आप हमारे काम आ सकते हो हमारे उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए। एक विकसित भारत का, एक मेरिट का स्थान हो, यहां पर एक आगे बढ़ सके। अगर आप उस मिशन में हमारे काम नहीं आ रहे हो, यू आर डिस्पोजेबल। बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का समय है ये। इस समय हिचक मत लाइएगा। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, बट इस समय नहीं। इस समय अगर जनरल कैटेगरी बेवकूफ बन गई, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग और ये जितने आ रहे हैं, निशिकांत दुबे जैसे कह रहे हैं अरे विश्वास रखिए, ट्रस्ट मी ब्रो। अरे हम तुम पे नहीं ट्रस्ट करते यार, कानून लाओ प्रॉपर। किसान उतर गए सड़कों पे, आपने किसान कानून वापस ले लिए, ये आपकी औकात है। और जनरल कैटेगरी से कह रहे हो अरे हमारे पे ट्रस्ट करो। कौड़ी का ट्रस्ट नहीं हमारे को किसी नेता पे। हिंदुत्व पे चलोगे ट्रस्ट होगा, जनरल कैटेगरी और मेरिट की बात करोगे। शोषण के फेवर में कोई भी नहीं है, पर जब शोषण की बात करते हो ये मत बोलना कि जनरल कैटेगरी और ब्राह्मणों के साथ शोषण नहीं हुआ है। उनके साथ सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। 3 बार इस देश में नरसंहार हुआ है बिल्कुल बिना किसी बात के, और वो सब पंडितों के साथ हुआ है। कश्मीरी पंडित रालिफ गालिफ सालिफ कह के भगाए गए, कश्मीर से मार दिए गए। तमिलनाडु में किस तरह से नरसंहार हुआ है पेरियार और इन सब के द्वारा, हम सबको पता है। गांधी जी की मृत्यु के बाद चित्पावन पंडित कैसे नरसंहार से मारे गए थे, 5000 करीब पुणे और मुंबई और इस पूरे इलाके के आसपास। क्या ये किसी से छुपा हुआ है? देखिए, जनरल कैटेगरी को ये अच्छा नहीं लगता बात बात पे विद्रोह करना, आंदोलन करना और विक्टिम कार्ड खेलना, बट हमारी खामोशी को आप कमजोरी मत समझे। सरकार से मैं ये कहूंगा चुपचाप इन रेगुलेशंस को वापस कर दो, वरना आपका भी सिंहासन डोल सकता है। कमेंट्स में मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूर तक लेके जाएं ताकि सबको पता हो ये पूरा नैरेटिव पिछले 2 सेंचुरी से कैसे बना है और इस समय क्या असलियत चल रही है। थैंक यू।